मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू लेसन 7 मेरे बचपन के दिन, जिनकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इस लेसन के अंदर महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों को याद करके एक जो स्मरण था उनका एक याद थी, उन्होंने अपने इस चैप्टर के अंदर उन्होंने बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेसन स्टार्ट करने से पहले महादेवी वर्मा का क्या पढ़ेंगे, थोड़ा कवित्री परिचय पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी। एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लेसन सुनने से, लिसनिंग से ज़्यादा आप क्या करो, अपने बुक अपने सामने खोल के रखो, जिससे वो चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया था। यानी उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को ज़्यादा जोर दिया था, ज़्यादा प्रयास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पढ़ लिख सके। सन 1987 में उनका देहांत हो गया, यानी अर्थात मृत्यु हो गई। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। यानी जो ऐसे बोलते हैं कि जो प्रसिद्ध कवि थे, जो प्रमुख कवि थे, उनमें से वो एक कवि मानी जा गई थी। छायावादी एक युग का नाम दिया गया है। ठीक है, और निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा, ये उनकी क्या थी, काव्य संग्रह थे। ठीक है, कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की थी। यानी उन्होंने काव्य संग्रह के साथ साथ, काव्य संग्रह जो पद होता है, ठीक है, और गद्य होता है जिसमें क्या होती है, कहानी संग्रह या संस्मरण दिए जाते हैं। तो कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी है, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख माने जाते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं बताई गई है। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी किया गया है। यानी उन्होंने क्या था, उनके जैसे देश के लिए, जो आज़ादी के लिए उन्होंने आंदोलन से जो प्रेरणा ली थी, वही उन्होंने भारतीय समाज में क्या हुआ, एक स्त्री समाज, जो भारतीय समाज में स्त्री जीवन के वास्तविक स्थिति से भी उन्होंने प्रेरणा ली थी। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण और रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, महादेवी वर्मा को जाता है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित वर्ग के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उन्होंने क्या लिखी है, आत्मीयता और करुणा व्यक्त की है। उन्होंने खाली ये नहीं है कि है ना, जैसे कोई शोषित वर्ग है, कोई पीड़ित वर्ग है, खाली उन्हीं के ऊपर अपनी रचनाएं की है, बल्कि उन्होंने पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा और दया दिखाई है। उनकी भाषा शैली सरल और स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण बताया गया है। अब ये है कि इस लेसन में किसके बारे में या इस चैप्टर में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा पाठ परिचय है, वो भी देखो। मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। यानी जब वो बचपन में आए, स्कूल में पढ़ती थी, विद्यालय में पढ़ती थी, उस समय का वर्णन किया है। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया। यानी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि ऐसा भी जीवन हुआ करता था। अब ये जो संस्मरण है वो स्टार्ट होता है मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। यानी जब हम ऐसे बैठते हैं, कभी याद करते हैं कि हमारे बचपन में ऐसा हुआ था, हम कभी ऐसा भी करते थे, ये भी हुआ करता था, तो क्या होता है, एक अजीब सा आकर्षण होता है, एक मन में अजीब सी खुशी होती है। कभी कभी ये लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। यानी जो बचपन जैसा हमने बिताया है वैसा आज का माहौल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो वो चीज़ें हमें क्या लगती है, एक सपने के समान प्रतीत होती है। अपने परिवार में मैं एक कई पीढ़ियों के बाद
उत्पन्न हुई थी। यानी महादेवी वर्मा का जो परिवार था उसमें कई पीढ़ियों तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम अर्थात स्वर्ग पहुंचा दिया जाता था, अर्थात मार दिया जाता था। ठीक है, फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। ठीक है, दुर्गा पूजा क्यों की? क्योंकि दुर्गा उनकी कुल की देवी थी। दुर्गा पूजा की हमारी कुल देवी दुर्गा ही थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो दूसरी लड़कियों को सहना पड़ा था, अर्थात उसे मारा नहीं गया बल्कि उसके पैदा होने पे बहुत सारी खुशी व्यक्त की गई थी। परिवार में बाबा फारसी उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। यानी क्या थे, जो बाबा थे वो भी पढ़े लिखे थे, जो पिताजी थे वो भी अंग्रेजी के व्याख्याता थे, अंग्रेजी के जानकार थे और घर में हिंदी बोलने वाला कोई नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई थी, यानी जो उनकी महादेवी वर्मा की जो माता थी वो जबलपुर से आई थी। तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। यानी जो उनके पूजा पाठ का जो वातावरण था महादेवी वर्मा को अपनी माता से मिला था। और उन्होंने क्या करवाया था, यानी उनकी माता ने महादेवी वर्मा को पंचतंत्र का ज्ञान करवाया या पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। बाबा क्या करें, विदुषी यानी बहुत ज़्यादा विद्वान बनाएंगे। मेरे संबंध में उनके विचार बहुत ऊंचा रहा है। हमेशा क्या थे, वो मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोचते थे। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी थी। मैं ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। ठीक है, यानी उनके मन में ये था कि मैं उर्दू और फारसी भी सीखूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। यानी जैसे ही मैंने मौलवी साहब को देखा, मैंने कोशिश की थी उर्दू सीखने की भी, लेकिन उनको देखते ही मुझे डर लगा और मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। यानी जो गीता था, गीता की जो पुस्तक थी वो उनकी माताजी पढ़ती थी। पूजा पाठ के समय में मैं बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, यानी मिशन स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। ठीक है, मिशन स्कूल के वातावरण दूसरा था, प्रार्थना भी दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा। यानी वो स्कूल था, उसमें क्या था, सुबह सुबह जब स्कूल में जाता ही प्रार्थना बोली जाती थी, वो भी दूसरी थी, तो उस स्कूल में उसका मन नहीं लगा। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगती थी। तब उन्होंने मुझको क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ से 5वें दर्ज में भर्ती हुई थी। ठीक है, यानी उसने उसको स्कूल को बदल दिया। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय का जो वातावरण था वो बहुत अच्छा बताया गया था। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी और हम लोगों का एक मेस था, एक अलग से मेस बनाया गया था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। यानी प्याज, मेस क्या होता है, जहाँ पे खाने पीने का सामान बनता है, तो वहाँ प्याज का उपयोग नहीं किया जाता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे से हम 4 छात्राएं रहती थी। अभी उसने क्या किया, एक जैसे वो हॉस्टल होता है उसका वर्णन किया है। ठीक है, छात्रावास किसको बोलते हैं, हॉस्टल के। तो उस हॉस्टल के हर एक रूम के अंदर कितनी लड़कियां रहती थी, साथ में 4 लड़कियां रहती थी। ठीक है, और उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली थी। अब उसकी पहली साथी जो थी वो कौन मिली, सुभद्रा कुमारी मिली थी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। ठीक है, यानी जब वो 7वें दर्जे में थी तब वो सुभद्रा कुमारी थी, महादेवी से 2 साल बड़ी बताई गई है। ठीक है, और 2 साल सीनियर भी थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन में तुक मिलाती आई थी। यानी अब वो भी क्या करती थी, सुभद्रा कुमारी तो पहले से कविता लिखती थी, लेकिन ये जो तुकबंदी थी वो महादेवी भी करती थी। ठीक है, बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई भी पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया, अर्थात शुरू कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा जी की खड़ी बोली में लिखती थी।
अब जो माता जी भजन गाती थी वो कौन सी भाषा में गाती थी? ब्रज भाषा में गाती थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी जो कविताएं लिखती थी वो किस भाषा में लिखती थी? खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी उनको बहुत ज्ञान था, अनुभव था। उनमें उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। यानी वो बहुत सारी कविताएं लिखती थी, लेकिन उसके डर के मारे उसने मना कर दिया था कि नहीं मैं तो कविता नहीं लिखती हूँ। लेकिन जब उसने उसकी जांच की या उसकी डेस्क वगैरह देखी तो उसमें बहुत सारी कविताएं मिली। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझे पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा के आई कि ये कविता लिखते हैं। यानी पूरे हॉस्टल में या छात्रावास में उसने क्या बता दिया कि महादेवी है वो भी क्या है? कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। अब क्या थी? यहाँ से उनकी जो मित्रता थी, दोस्ती थी, वो स्टार्ट हुई। क्रॉसवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब वो लड़कियां खेलती थी तब उन लोग तुक मिलाते थे। जब और सारी लड़कियां खेलने में व्यस्त हो जाती थी तब वो दोनों मिलकर क्या करती थी? तुकबंदी करती थी, तुक मिलाती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। ठीक है, उस समय कौन सी एक पत्रिका निकलती थी? स्त्री दर्पण। उसी में भेज देते थे। अब वो तुक मिलाती, वो उसी में क्या करती? छपवा देती थी। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो लोग भी उनमें जाने लगे। अब क्या थे? अब वहाँ पे कवि सम्मेलन होते तो लोग उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया था। यानी आनंद भवन में जहाँ पे स्वतंत्रता का केंद्र बना दिया गया था, जो भी लोग आते वहाँ उनकी बातें होती। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार प्रसार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे और क्रॉसवेट में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओम जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे। ये भी क्या थे? लेखक थे, कवि थे, जो कि क्या होते थे? वहाँ के अध्यक्ष बनाए जाते थे। कभी रत्नाकर जी होते थे और कभी कोई और होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाता बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 में से कम पदक नहीं मिले होंगे अब तक। यानी कम से कम उनको हमेशा जब भी वो कविता वहाँ जाके उस सम्मेलन में सुनाती तो क्या था? उनको कम से कम 100 पदक मिल चुके थे। अब ये देखो कि बचपन में जो चीज़ सीखी होती है, ये नहीं होती कि आप अगर लगातार अभ्यास करते जाते हो तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ आपको अवश्य सीखने को मिलेगा। इसलिए किसी चीज़ को सीखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? अभ्यास की ज़रूरत होती है। अब धीरे धीरे पहले वो बचपन में क्या करती थी? माँ से सुनती थी। फिर उसकी जो मित्रता हुई थी सुभद्रा जी से, उससे भी उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। थोड़ी तुकबंदी करती थी और धीरे धीरे वो क्या करने लग गई? कविता लिखने लग गई थी। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। ठीक है, बड़ा नक्काशीदार सुंदर था। यानी उसको वो उपहार स्वरूप कटोरा दिया गया। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मुझे मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। अब यानी सुभद्रा जी ने क्या कहा कि अब तुम खीर बनाओ और खीर बना के इस कटोरे के अंदर ही मुझे खीर खिलाओ। सुभद्रा ने कहा, ठीक है। अब तुम उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो आने देश के लिए बचाते थे। ठीक है, यानी जो देश के लिए क्या करते थे? वो पैसे इकट्ठे करते थे और जब बापू आते थे तब वह पैसा उन्हें हम दे देते थे। उस दिन जब बापू आए मैं उनके पास गई तो अपना कटोरा भी लेती चली गई। यानी वो कटोरा भी वो क्या थी? साथ में लेके गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझे यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझे। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया। उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? यानी अब उसने क्या पूछा? जैसे उस गांधी जी को उसने वो कटोरा दिखा तो गांधी जी ने क्या कहा कि तू इसे मुझे देती है क्या? अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है?
पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब, यानी उसको कटोरा देने का वो दुख नहीं था, लेकिन उन्होंने, उसको क्या दुख था कि उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा कि किस कविता सुनाने के ऊपर उसे ये कटोरा मिला है, कम से कम वो कविता तो सुनते। सुभद्रा जी ने कहा कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो मुझे बनानी होगी, खीर तो तुम्हें बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में, फिर भी मुझे मेरे मन में क्या थी, एक खुशी थी। यानी वो कटोरा उसको देने के बाद में भी वो दुख नहीं था, ठीक है ना, उसको खुशी थी। पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। खुशी क्या थी कि जो पुरस्कार में मुझे कटोरा मिला वो कटोरा मैंने किसे दे दिया, बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी, ठीक है। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती, किताबें ठीक से रख देती और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और समय मिल जाता था। जेबुन जो लड़की थी वो क्या थी, मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ न कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी की जी थी, जिनत बेगम जिसका नाम था। जेबुन जब इकट्ठे तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी ने टोके बिना न रह जाता। वह ऐसा कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती है नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसे ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे। यानी जो भाषा, जिस जगह की जो भाषा है, अगर वो भाषा बोली जाए तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, वो आपकी मातृभाषा, आप उसको बोल सकते हो। इस तरह आज हमने क्या किया, ये हाफ चैप्टर रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम जो हाफ पार्ट है वो वापस रीड करेंगे। सो टुडे योर होमवर्क, read lesson 7. Okay, thank you.